स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएल क्लासेस। आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। और हम पहले से ही केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में 7th 8th क्लास में केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि केमिकली कोई कंपाउंड बनाती है, और जब कंपाउंड बनता है तो वो न्यू सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केमिकल रिएक्शन की है कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है केमिकल रिएक्शन की? दूसरी चीज़ है कि ये केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ये दो चीज़ हमने समझ में आया कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है का मतलब क्या है? अगर हम न्यू सब्सटेंस की बात करें तो न्यू सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें, दूध की, अगर दूध में थोड़ा सा हल्का सा कर्ड मिला दें, ठीक है, हल्का सा खट्टा कोई चीज़ मिला देते हैं, ठीक है, या नींबू मिला दें, लेमन मिला दें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, अगर हम हल्का सा 1 चम्मच जामन जिसको बोलते हैं या फिर दही मिलाते हैं या नींबू मिलाते हैं तो नींबू से तो दूध फट जाएगा, है ना। कर्ड मिलाएंगे तो वो दही बन जाएगा, है ना। तो अगर हम नींबू को हटा दें, हम दही बना दें इसकी, तो मिल्क और दही ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दही से मिल्क नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मिल्क से दही बनाया जा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक बार जो रिएक्शन फॉलो हो गई वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, ऐसे रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो नया सब्सटेंस बना, दूध का टेस्ट अलग होता है, कर्ड का अलग होता है, मिल्क का पीएच वैल्यू अलग होती है, कर्ड की पीएच वैल्यू अलग होती है। इसका नेचर और इसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूध और कर्ड बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि दूध से एक नई चीज़ बनी जिसको बोला हमने कर्ड। तो ये जो न्यू सब्सटेंस बना ये केमिकल रिएक्शंस में बनता है, इसलिए हम मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को हम जला देते हैं, अगर लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से आग निकलेगी। लकड़ी को जलाने पर क्या निकलती है? आग निकलती है ना। तो ये जो आग निकलती है उसमें ये होता है धुआं, स्मोक होता है। अब इस स्मोक के अंदर कोई ना कोई गैसेस तो होंगी, वो गैसेस या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये मेन गैसेस होती हैं। ठीक है, और ये लकड़ी जब जल जाएंगी, ये वुड है, वुड का जो रेसिड्यू बनेगा वो बनेगा ऐश जिसको बोलते हैं राख, और कोयला बनेगा। ठीक है, अब लकड़ी जलाई हमने, लकड़ी क्या होती है? कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये इनकम्प्लीट बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो देखो नया सब्सटेंस ही तो बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये सॉलिड है, ठीक है, ये गैस बन रहा है जलाने के बाद। ठीक, और रिवर्स भी नहीं है, क्यों? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाई गैस को वापस थोड़ा ना हम कार्बन बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन की रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। आयरन, सबको पता है आयरन क्या होता है, इसका सिंबल होता है Fe। अगर हम आयरन को मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कराते हैं, मॉइस्चर के साथ वाटर भी होता है, ठीक, या सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड बनता है। अगर वाटर के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं तो सिर्फ आयरन ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर वाटर हटा देते हैं तो ऐसे केसेस में क्या बन रहा है? आपने रस्टिंग के बारे में सुना होगा, रस्टिंग के बारे में।
रस्ट। रस्ट में क्या होता है, जो आयरन होता है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और जब आयरन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, समझिए। तो ये नया सब्सटेंस है, ये रस्ट फॉर्म होती है, ये रस्ट फॉर्म होती है आयरन की। ठीक है, ये प्योर आयरन हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड बन गया। केमिकल रिएक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। डाइजेशन के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसा कि एक लाइफ प्रोसेस में एक प्रोसेस है हमारे जीवन चक्र का। तो डाइजेशन, हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया उसको डाइजेशन बोलते हैं। असल में डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मेन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ देना। अगर हम बात करते हैं, हम खाना जो खाते हैं, रोटी टुकड़ा जो भी हम खाते हैं, पिज्ज़ा या बर्गर, हम उनका छोटा सा निवाला अपने मुंह में रखते हैं, फिर उसको एंजाइम्स की मदद से, किन की मदद से, एंजाइम्स की मदद से उनको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हम अपने मुंह के अंदर रखते हैं, फिर ये एंजाइम्स के एक्शन से और दांतों के एक्शन से क्या होता है, सिंपलर कंपोनेंट बन जाते हैं, सिंपलर कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब यही डाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये ब्रेक डाउन करती है फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट कर देती है, ताकि हमारा जो शरीर है पाचन क्रिया के अंदर उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके, उसको पचा सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड भी क्या है, या डाइजेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन क्यों है, अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार। जब डाइजेशन प्रोसेस हुआ तो एंजाइम्स ने एक्शन किया। एंजाइम्स जैसे सलाइवरी अमाइलेज हो गया, सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है हमारे माउथ के अंदर। तो वो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या स्टार्च खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है और डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, माल्टोज के अंदर हमारे मुंह में। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखो, अगर हम आप कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा देर तक अगर चबाते हो तो हमें वो कार्बोहाइड्रेट चबाते चबाते हल्का सा मिठासपन हमें महसूस होता है अपने मुंह के अंदर, क्योंकि वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माल्टोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो स्वीट शुगर होता है। फिर इसी डाइजेशन में जो हमने खाना खा चुके हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया होगा। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स के अंदर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन हम जो इनहेल करते हैं वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी सेल्स में पहुंच जाती है, पूरी बॉडी की। फिर वहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एटीपी मोलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स का एक पार्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके जो कि क्रैब साइकिल की मदद से एटीपी बनाता है। एक मोल कार्बोहाइड्रेट का, एक मोल जो ग्लूकोज है वो 38 एटीपी मोलिक्यूल्स जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से अगर हम कुकिंग फूड की बात करें, खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारे तमाम रिएक्शंस आप अपने जीवन काल में पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे, जो कि केमिकली रिएक्ट होती है, जो कि एक नया सब्सटेंस बनता है उन चीज़ों में और रिवर्स नहीं हो पाती है। ठीक है, वो सारी तमाम रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक, रिएक्शंस पढ़ लिया हमने, अब इक्वेशंस देखो कैसे बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के बाद हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं उनकी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो फॉलो हुई है तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो हम
इसको कैसे लिखते हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। जैसे मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम रिबन है, एक मेटल है, ठीक है, जो कि होता है सॉलिड। जब इसको हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिसमें एक होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट्स बोलते हैं लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में होता है वो प्रोडक्ट्स बोल देते हैं उसको। ठीक है, जो कि नया सब्सटेंस बनता है। ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इक्वेशंस लिखने का तरीका होता है। कुछ और रिएक्शंस लिख के देखते हैं। जैसे आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड बना। ऐसी कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऐसी मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और वाटर भी बनेगा। ठीक, ऐसी और कुछ रिएक्शन देख लो। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में। ठीक, जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आप रिएक्शंस को इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से लेके हम समझेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को। एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने वाली, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, अब देखो हमें ये चेक करना पड़ता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितनी मात्रा में है। ठीक, अब देखो एक चीज़ याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction। जब हमने किसी चीज़ को उत्पन्न ही नहीं किया तो हम उसको नष्ट भी कैसे कर सकते हैं, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सिद्धांत है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं उन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उनका मास भी वही होगा जो हमने रिएक्टेंट लिया होगा। क्यों, क्योंकि जब हमने वो चीज़ क्रिएट ही नहीं की है तो हम उसको ख़त्म या नष्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी लॉ के अनुसार हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम मात्रा में रखते हैं। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन वो हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझो। ठीक है, इसको बैलेंस करके दिखाता हूँ। मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हो, रिएक्टेंट्स यहाँ लिख सकते हो और यहाँ लिखो प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, याद रखना दोनों तरफ सेम चीज़ ही होंगी, अलग कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब हमें इनको देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम दोनों तरफ सेम है लेकिन रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन डिफरेंट है। अब इसको ऑक्सीजन को डिफरेंट है, इसको कैसे सेम बनाएंगे। सबसे पहले चीज़, जब भी हम किसी नंबरों को ऐड करेंगे, सेम बनाएंगे, तो ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या एलिमेंट लिखे हुए हैं उनके सामने जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं,
स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट। इन स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट को फिल करना होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे स्टोचियोमेट्री को फिल? यहाँ पर तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया हम स्टोचियोमेट्री कोफिशिएंट में ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन 2 हो गया। अगर ऑक्सीजन 2 हो गया तो यहाँ देखो मैग्नीशियम भी चेंज होगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो हम मैग्नीशियम इधर भी 2 कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को 2 बनाया, तो ये भी 2 बन गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों एक साथ है, मल्टीपल प्रोडक्ट में है, तो ये जो 2 है वो दोनों के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ऐसी मैग्नीशियम के साथ ही हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम चेंज हो गया था ऑक्सीजन चेंज करने की वजह से, तो मैग्नीशियम भी हमने यहाँ पर 2 कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शंस। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, Fe+O2 Fe2O3 होता है। अब देखो यहाँ पर आयरन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो क्या होगा 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर आयरन जो है वो 4 हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे 4 कर देंगे, यहाँ आयरन भी 4 हो गया। अब देखो आयरन 4, आयरन 2 2 4 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 3 2 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 2 6 6 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। केमिकल रिएक्शंस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। ठीक है, और जितना हो सके उसको शेयर करना। हम आपकी नॉलेज को एनहेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी में हम जुटे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन के कुछ और वीडियोस लेके आएंगे और इसके साथ साथ इनके डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस भी लिखेंगे। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, थैंक यू।